प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 त्रिभुज का परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको अध्याय 6 त्रिभुज के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 6 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे तो सारे प्रश्न आपसे बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। आकार। दोस्तों अभी हम चर्चा करते हैं कि आकार या शेप किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये है, ये क्या है, वृत्त है। ये क्या है दोस्तों, ये एक हमारा आयत है। ये क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, या हम कह दें तो समांतर चतुर्भुज है। और ये क्या है, षष्ठभुज है। ठीक है, तो दोस्तों आकार या शेप क्या होता है कि वो दिखने में कैसा है। ठीक है, अभी हम उसके माप की या साइज की बात नहीं कर रहे कि वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो जैसे ये दिखने में वृत्त है, ये दिखने में आयत है। ठीक है, ये दिखने में जो है वो त्रिभुज है। ये दिखने में समांतर चतुर्भुज है और ये दिखने में षष्ठभुज है। ठीक है, ये छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, पर आकार मतलब कि वो दिखने में कैसा है, किस तरह का दिखता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं आकार या शेप। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं माप या साइज की। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, ये दोनों वृत्त हैं, लेकिन दोनों की माप अलग अलग है, दोनों का साइज अलग अलग है। ठीक है, ऊपर वाला वृत्त बड़ा है, नीचे वाला वृत्त छोटा है। ठीक है, पर दोनों का आकार वृत्त का है। ठीक है, दोनों का जो शेप है वो वृत्त का है, या आकार जो है वृत्त का है। ठीक है, पर दोनों का माप अलग अलग है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग होगी। ठीक है, पर है दोनों वृत्त। उसी प्रकार ये दोनों देखिए, ये दोनों आयत हैं। ठीक है, बट इनकी जो भुजाओं की लंबाई है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इनकी भुजाओं का जो माप है या साइज है वो अलग अलग है। पर इन दोनों का जो आकार है वो किसके आकार का है, आयत के आकार का है। आयत एक ही है, सॉरी आकार एक ही है। ठीक है, लेकिन जो है इनका माप है वो अलग अलग है। उसी प्रकार देखिए, ये ऊपर वाला एक बड़ा त्रिभुज है, नीचे वाला छोटा त्रिभुज है। ठीक है, तो है तो ये दोनों त्रिभुज, आकार तो दोनों का एक ही है। ठीक है, परंतु इनका माप यानी कि साइज अलग अलग है। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आया होगा कि आकार या शेप किसे कहते हैं और माप या साइज किसे कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है। आकार मतलब दिखने में कैसा है। ठीक है, और माप मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई इत्यादि वो कितनी है। ठीक है, तो दो आकृतियों के जो है आकार समान हो सकते हैं। ठीक है, परंतु उनके माप समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। सर्वांग समता। दोस्तों सर्वांग समता के बारे में कक्षा 9 में हमने अध्ययन किया है। ठीक है, सर्वांग समता क्या होती है, दोबारा से समझ लेते हैं। सर्वांग समता का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हों। ठीक है, दो आकृतियां सर्वांग सम कही जाती हैं जब उनके समान आकारों तथा समान माप हो। ठीक है, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम आकृतियां। दोस्तों वैसे समझे जैसे कि अगर दो जुड़वा भाई हैं, ठीक है, तो वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई भी बराबर होती है, तो दो जुड़वा भाई को भी हम सर्वांगसम कह सकते हैं। ठीक है, अब एक हम आकृति त्रिभुज से इसको समझ लेते हैं। एक त्रिभुज लिया हमने, दूसरा त्रिभुज लिया। अगर दोनों त्रिभुज हैं तो इसका मतलब दोनों के आकार समान है, तो समान आकार हो गए। अब अगर इन दोनों त्रिभुजों के माप भी समान हो, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को ढक सकते हो, ठीक है, ऐसे त्रिभुज हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, क्योंकि इनका आकार समान है, दोनों त्रिभुज हैं, और इनके माप भी समान है, समान माप के हैं। तो जब समान आकार हो, समान माप हो, तो ऐसी आकृतियां कहलाती हैं हमारी सर्वांग सम आकृतियां। दोस्तों समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, देखो ये एक वृत्त है। ठीक है, इसी त्रिज्या का एक और वृत्त लिया। ठीक है, तो दोनों के आकार तो समान है, दोनों वृत्त है, और दोनों का एक ही माप है, एक ही त्रिज्या है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे व्रत क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम व्रत। तो हम कह सकते हैं समान त्रिज्या वाले सभी व्रत सर्वांगसम होते हैं। दोस्तों समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग भी सर्वांगसम होते हैं। देखिए ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, दोनों वर्ग हैं, इसका मतलब दोनों का आकार समान है, और एक ही भुजा वाले वर्ग है यानी कि उनका माप भी समान है। ठीक है, तो दोनों वर्ग जो है सर्वांगसम होंगे। देख लेते हैं दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं कि नहीं, दोनों एक दूसरे को ढक पा रहे हैं पूरे से। तो समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये दूसरा समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो अगर इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लो a है,
और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई भी a है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। क्यों? क्योंकि देखो इनका आकार दोनों का समबाहु त्रिभुज का है, ठीक है, और इनका माप भी बराबर है, सभी भुजाओं की लंबाई समान है। तो अगर आकार और माप समान हो तो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। अब देखते हैं ये एक दूसरे को ढकते हैं कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार तो समान हो, परंतु उनके माप का समान होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। समान हो भी सकते हैं माप और नहीं भी, ठीक है। अगर उनके माप समान हो गए तो वो जो है सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगी, ठीक है। परंतु इस अध्याय में अधिकतर हम उन आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका आकार समान होगा, ठीक है। माप का समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि एक त्रिभुज लिया, ये दूसरा त्रिभुज लिया, ठीक है। इन दोनों का आकार तो समान है, दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है, परंतु इनका माप समान नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आकृतियां जो है सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी आकृतियों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। समरूप आकृतियां या सिमिलर फिगर्स। दोस्तों, दो आकृतियां जिनके समान आकार हो परंतु समान माप होना आवश्यक ना हो, ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है। तो वे आकृतियां जिनका आकार समान है, ठीक है, परंतु समान माप हो या ना हो, ठीक है, वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां, ठीक है। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, पर इन दोनों त्रिभुजों का आकार तो समान है क्योंकि दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है, परंतु इनका जो है माप समान नहीं है, ठीक है। तो ऐसी दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज। उसी प्रकार एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, दोनों का आकार तो समान है क्योंकि दोनों वृत्त हैं, ठीक है, परंतु एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, इसका मतलब दोनों का माप समान नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों वृत्त क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप होंगे। ये दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे? समरूप आकृतियां कहलाएंगे। सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है। एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, ये दोनों समरूप होंगे क्योंकि वृत्त हमेशा गोल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आकृतियां गोल हैं, ठीक है। इन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, अर्थात इन दोनों का जो है माप अलग अलग है, परंतु इन दोनों का आकार क्या है? गोल है, ठीक है, वृत्त के आकार का है, ठीक है, दोनों ही वृत्त हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है। इसमें हमें कोई शंका नहीं है। सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं क्योंकि उनकी आकार समान है, उनका उनका माप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं, इसलिए सभी जो वृत्त हैं वो समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। दोस्तों, एक ये वर्ग है बड़ा वर्ग और एक ये छोटा वर्ग है। हम जानते हैं दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, ठीक है। तो बड़े वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होंगी, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की। उसी प्रकार छोटा वर्ग है, उसकी भी सभी भुजाएं समान लंबाई की होंगी, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये दोनों जो आकृतियां हैं, ठीक है, दोनों जो वर्ग हैं उनका आकार तो समान है, ठीक है, लेकिन दोनों का जो है माप अलग अलग है, ठीक है। तो हम जानते हैं ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो और माप चाहे समान हो या ना हो, ऐसी दोनों आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी जो वर्ग है वो समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ा समबाहु त्रिभुज है और ये छोटा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो बड़े समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार छोटे समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों समबाहु त्रिभुज जो है समान आकार के हुए, परंतु दोनों समबाहु त्रिभुजों के माप अलग अलग हुए। तो ऐसी आकृतियां जो समान आकार की हों परंतु उनके माप अलग अलग भी हों, तो भी वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियों के कुछ गुणों की चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों दो आकृतियां सर्वांग सम कही जाती हैं जब उनके समान आकार तथा समान माप हो, ये अभी हमने पढ़ लिया। और दो आकृतियां जिनके समान आकार हो परंतु समान माप होना आवश्यक ना हो, ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है इन दोनों से दोस्तों? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, क्योंकि देखो सर्वांगसम आकृतियों में आकार समान होता है और माप भी समान होता है, ठीक है। और समरूप आकृतियों के लिए सिर्फ आकार समान हो तो हम कह सकते हैं कि वो समरूप होती हैं। इसलिए जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप तो होती ही होती हैं। तो पहला हमने निष्कर्ष निकाला कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकालेंगे? परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। कुछ समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती हैं पर सभी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि देखो समरूप आकृतियों की क्या परिभाषा थी? दो आकृतियां जिनके समान आकार हो परंतु समान माप होना आवश्यक ना हो, ठीक है। तो समान माप अगर नहीं है तो वो सर्वांगसम नहीं होंगी, लेकिन अगर समान माप भी है तो वो सर्वांगसम भी होंगी, ठीक है। तो समरूप आकृतियां सर्वांगसम कब होंगी? जब समान माप हो, ठीक है। परंतु समान माप नहीं होंगे तो वो सर्वांगसम नहीं होंगी। इसलिए हमने कहा सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सर्वांगसम हो, कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। परंतु सर्वांगसम आकृतियां हमेशा सदैव समरूप आकृतियां होती हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, ठीक है। इसकी दो शर्तें हैं तभी वो बहुभुज समरूप होंगे। लेकिन पहले तो यहाँ ये समझ लीजिए कि दो बहुभुज समरूप होने के लिए एक चीज तो यही हो गई कि उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे त्रिभुज है तो तीन भुजाएं हैं, चतुर्भुज है तो चार भुजाएं हैं, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या जब समान है तो ऐसी दो बहुभुज समरूप होंगे कब? जब इनकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? उनके सभी संगत कोण बराबर हो। और दूसरी शर्त है उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, अर्थात समानुपाती हों, ठीक है। ये जो शर्तें अगर दोनों पूरी होंगी तभी वो दोनों बहुभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे, ठीक है। दो बहुभुजों की समरूपता के लिए प्रतिबंधों एक और दो, ये एक और दो प्रतिबंध या शर्तें हैं में से किसी एक का ही संतुष्ट होना उनकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात दोनों को संतुष्ट होना जरूरी है, ठीक है। उनके सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तभी वो दो बहुभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो, ठीक है। देखो एक त्रिभुज लिया हमने, ये दूसरे त्रिभुज के समरूप है, और यह दूसरा बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप हो, ये जो दूसरा त्रिभुज है वो तीसरे त्रिभुज के समरूप हो, तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। तो जो पहला त्रिभुज है वो तीसरे त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर एक आकृति दूसरी आकृति के समरूप है और दूसरी आकृति तीसरे आकृति के समरूप है तो पहली और तीसरी आकृति भी आपस में समरूप होंगी। त्रिभुजों की समरूपता, इसी पर आपकी अध्याय 6 की प्रश्नावलियों के प्रश्न आधारित हैं दोस्तों। तो अब हम समझेंगे कि त्रिभुजों की समरूपता कैसे होती है, ठीक है। उसके प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, हमने यहाँ लिखा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। तो सबसे पहले तो समरूपता के चिन्ह को याद कर लीजिए। समरूपता का चिन्ह ऐसा होता है कुछ कुछ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। और याद रखिएगा कि समरूपता में सर्वांग समता की तरह ही क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो क्रम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, दूसरा बना लिया डीएफ। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ के, कब होगा? जब हमारी दो शर्तें पूरी हों, उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण मतलब कि देखो अब क्रम महत्वपूर्ण हो गया। बाईं तरफ त्रिभुज एबीसी में पहला अक्षर है ए और त्रिभुज डीईएफ में पहला अक्षर है डी, तो कोण ए बराबर होगा कोण डी के। इसीलिए संगत शब्द यूज हो रहा है यहाँ पर ना, संगत शब्द का प्रयोग हो रहा है। संगत कोण का मतलब है कि अगर पहला अक्षर है पहले त्रिभुज में तो दूसरे त्रिभुज में भी पहला अक्षर होगा, ठीक है। तो पहला अक्षर लिया ए तो दूसरे त्रिभुज में भी पहला अक्षर क्या है? डी। तो कोण ए बराबर होगा कोण डी के। अब ले लेते हैं दूसरा अक्षर, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, ठीक है। दोनों में दूसरा अक्षर लिया तो कोण बी बराबर होगा कोण ई के, ठीक है। फिर अंतिम अक्षर लिया सी और एफ, तो कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, ठीक है। तो कोण सी जो है बराबर होगा कोण एफ के, ठीक है। ये तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है? उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में होंगी, ठीक है। संगत भुजाओं के बारे में समझ लीजिए।
देखो पहला दूसरा अक्षर लिया ए बी, फिर बटे में क्या लिखेंगे, दूसरे त्रिभुज का पहला दूसरा अक्षर यानी कि डी। ठीक है, बराबर लगाया, फिर दूसरा तीसरा अक्षर लिया पहले त्रिभुज का बी सी, तो दूसरे त्रिभुज का भी दूसरा तीसरा अक्षर लेंगे जो कि है ई एफ, तो बटे में ई एफ आ जाएगा बराबर। अब हमने पहला और अंतिम अक्षर लिया ए सी, ठीक है, तो दूसरे त्रिभुज में भी पहला और अंतिम लेंगे यानी कि डी एफ। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्रम को लिखा जाता है। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तभी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा डीएफ है। अगर इनके संगत कोण बराबर है यानी कि कोण ए कोण डी के बराबर है, ठीक है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। तो दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, तो अगर ये दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहेगा। इसका मतलब ए बी बटा डी बराबर होगा बी सी बटा ई एफ बराबर होगा ए सी बटा डी एफ के। ठीक है, प्रमेय 6.1 दोस्तों, इस अध्याय में 9 प्रमेय हैं। हम परिचय में 9 प्रमेयों के बारे में अध्ययन करेंगे, परंतु सभी प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए हमने सभी प्रमेय का अलग अलग वीडियो बनाया है और एक पूरा वीडियो भी बनाया है जिसमें सभी प्रमेयों को सिद्ध किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रमेय क्या कहती है। तो प्रमेय 6.1 जो है दोस्तों, इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, ये इसका नाम है। क्या कहती है प्रमेय 6.1 दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, हमने एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा, बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, बीसी के समांतर खींचते हैं एक रेखा डी, ठीक है, जो अन्य दो भुजाएं, ठीक है, अब बीसी के समांतर खींचे तो दो भुजाएं बची त्रिभुज में ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती हैं, डी और ई पर काटती हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, देखिए आप समझिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यहाँ पर बीसी के समांतर एक रेखा खींची डी जो अन्य दो भुजाओं ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ए डी बटा डी बी, ठीक है, ए बी दो भागों में विभाजित हो गई ए डी और डी बी में, तो ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा उसी प्रकार ए सी दो भागों में विभाजित हो गई ए ई और ई सी में, तो वो किसके बराबर होगा, ए ई बटे ई सी के। तो हमने लिखा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है, ए ई और डी बी, ए डी और डी बी, ए डी बटा डी बी का जो अनुपात होगा वो अनुपात किसके बराबर होगा, ए ई अनुपात ई सी के। यही है हमारी प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.2 दोस्तों प्रमेय 6.1 का विलोम है। प्रमेय 6.2 कहती है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने एक त्रिभुज ले लिया एबीसी, अब हम एक रेखा डी इस प्रकार लेंगे, किस प्रकार डी लेंगे कि ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ए डी और डी बी का जो अनुपात है वो अनुपात किसके बराबर हो, ए ई बटा ई सी के। ठीक है, ऐसी भुजा ऐसी रेखा लेंगे हम डी के ए डी बटा डी बी बराबर हो ए ई बटा ई सी के। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो डी बी सी है और डी जो है वो समांतर होंगे, डी जो है बी सी के समांतर होगी। ठीक है, डी और बी सी आपस में समांतर होंगे। यही है हमारी प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.3 प्रमेय 6.3 कहती है दोस्तों यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है एबीसी, दूसरा त्रिभुज है डी एफ। ठीक है, दिया गया है प्रमेय में दे रखा है कि संगत कोण बराबर है। ठीक है, संगत कोण बराबर है तो हमने मान लिया कोण ए और कोण डी बराबर है।
ठीक है, और कोण बी और कोण ई बराबर है, कोण बी और कोण ई बराबर है, और कोण सी और कोण एफ बराबर है, कोण सी और कोण एफ बराबर है। ठीक है, संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। ए बी बटा डी किसके बराबर होगा, बी सी बटा ई एफ बराबर होगा ए सी बटा डी एफ के। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, जो समरूपता की दो शर्तें थी दोनों पूरी हो गई हमारी। यहाँ पर संगत कोण भी बराबर हो गए और संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात की हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, ये समरूपता का चिन्ह होता है। और क्रम देखिए, ए डी के बराबर है तो पहला अक्षर ए है, दाईं तरफ पहला अक्षर डी है। बी ई के बराबर है तो मध्य अक्षर बी है बाईं तरफ और दाईं तरफ ई है। कोण सी कोण एफ के बराबर है तो बाईं तरफ अंतिम अक्षर सी है और दाईं तरफ अंतिम अक्षर एफ है। तो क्रम हो गया त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। दोस्तों, उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी भी कहा जाता है। ए मतलब कोण कोण कोण। ए को अंग्रेजी में बोलेंगे एंगल एंगल एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण, तो हो गया कोण 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 कसौटी। तो हम इसको लिखेंगे ए कसौटी। ठीक है, जब भी इस कसौटी का प्रयोग करेंगे तो हम लिख देंगे ए कसौटी। उसका मतलब होगा कोण 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 कसौटी या एंगल 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 कसौटी। ठीक है, बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं समझ लेते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज के कोण योग धर्म गुण धर्म के कारण, ठीक है, इनका तीसरा कोण भी बराबर होगा। देखिए, अगर दो त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ, यहाँ पे कोण ए और कोण डी बराबर है और कोण बी और कोण ई बराबर है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और त्रिभुज डीएफ के भी तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो अगर इनके दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होना ही है, तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। ठीक है, तो अगर कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण भी बराबर है कोण ई के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के। क्रम क्या होगा, जैसे कि पहला कोण है कोण ए तो पहला अक्षर लिख दिया कोण ए का, फिर दूसरा कोण है कोण बी तो दूसरा अक्षर लिख दिया। ठीक है, और फिर क्या बच गया, त्रिभुज एबीसी में ए बी लिखने के बाद सी, तो सी को अंत में लिख दिया, समरूप होगा। त्रिभुज अगले त्रिभुज में पहला अक्षर है डी तो डी लिख दिया, दूसरा अक्षर है ई, दूसरा अक्षर मतलब कोण, फिर ई लिख दिया। फिर त्रिभुज डीएफ में डी हो गया ई हो गया तो क्या बच गया एफ, तो हमने एफ लिख दिया। तो क्रम आएगा हमारा त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। प्रमेय 6.4 प्रमेय 6.4 कहती है दोस्तों, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। एक त्रिभुज लिया हमने एबीसी, दूसरा त्रिभुज लिया डीएफ। ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात देख लिया दोनों त्रिभुज की। ठीक है, देखो पहले त्रिभुज की एक पहली भुजा ली एबी और दूसरे त्रिभुज की भुजा ली डी। ए बी बटा डी किसके बराबर होगा, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा बी सी और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा ई एफ, तो हमने लिख दिया बराबर बी सी बटा ई एफ। ये किसके बराबर होंगे, पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा सी ए और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा एफ डी, तो ये बराबर है सी ए बटा एफ डी के। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इस प्रमेय 6.4 के अनुसार इनके जो है संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, कोण ए और कोण डी बराबर होंगे
और कोण बी और कोण ई बराबर होंगे। कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी और कोण एफ बराबर होंगे। कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो देखो संगत भुजाएं जो है वो भी एक ही अनुपात में है। ठीक है, और संगत कोण बराबर हैं, तो समरूपता की दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के। क्रम की बात कर लेते हैं, तो देखो पहले ऊपर वाला देखिए, ए से चले बी, फिर बी से चले सी, फिर सी से आगे वापस ए पर, तो क्रम क्या होगा, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज। नीचे देखिए डी से चले ई, फिर ई से चले एफ, फिर एफ से वापस आ गए डी पर, तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के। ऊपर हमें क्रम मिला ए बी सी, नीचे मिला डी ई एफ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस कसौटी को त्रिभुजों की समरूपता की एसएसएस कसौटी भी कहा जाता है। एसएसएस का मतलब होता है साइड साइड साइड, हिंदी में कहें तो भुजा भुजा भुजा। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो ये जो कसौटी है उसको कहते हैं हम एसएसएस कसौटी। इस कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं, हमारे समरूप हो रहे हैं। दोस्तों हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि दो बहुभुजों की समरूपता के लिए दोनों प्रतिबंध अर्थात संगत कोण बराबर होने चाहिए, पहला प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। में से केवल किसी एक का ही संतुष्ट होना उनकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं होता था। मतलब दोनों प्रतिबंधों को जो है संतुष्ट होना जरूरी है दो बहुभुजों की समरूपता के लिए। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा था, परंतु अभी हमने प्रमेय 6.3 और 6.4 के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिभुजों की समरूपता की स्थिति में इन दोनों प्रतिबंधों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्रतिबंध से स्वतः ही दूसरा प्रतिबंध प्राप्त होता है। कैसे? प्रमेय 6.3 में हमने पढ़ा था कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो पहले प्रतिबंध से दूसरा प्रतिबंध आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ एक ही प्रतिबंध मिल जाए संगत कोण बराबर है तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि जो है दोनों त्रिभुज समरूप हैं। उसी प्रकार प्रमेय 6.4 में हमने पढ़ा था कि अगर संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो अगर हमें दूसरा प्रतिबंध दिया हो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुजों के लिए इन दोनों शर्तों में से, दोनों प्रतिबंधों में से कोई एक भी अगर संतुष्ट हो रहा है तो भी वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये सिर्फ त्रिभुज के लिए है। ठीक है, तो त्रिभुज के लिए दोनों प्रतिबंधों को हमें संतुष्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक भी अगर प्रतिबंध हमारा संतुष्ट होता है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य कोई बहुभुज होगा तो उसके लिए दोनों प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है। ठीक है, सिर्फ त्रिभुज के लिए सिर्फ एक प्रतिबंध जो है या एक शर्त संतुष्ट हो गई तो हम कह देंगे कि वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो है हमारे समरूप हैं। प्रमेय 6.5 दोस्तों, प्रमेय 6.5 कहती है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको समझ लेते हैं। एक त्रिभुज लिया एबीसी, दूसरा त्रिभुज लिया डीएफ। इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर है, यानी कि मान लेते हैं कोण ए और कोण डी बराबर है। ठीक है, और इन इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं, अब देखिए कोण ए को बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं, बी ए और ए सी है। उसी प्रकार कोण डी को बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, ईडी और डीएफ। तो अगर ये समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो जो कोण ए को बनाने वाली भुजाएं है, पहली भुजा हमने ले ली बी से ए तक चले। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहाँ तक चलेंगे, ई से डी तक। ठीक है, हमेशा कोण तक चलना होता है पहली भुजा में। ठीक है, तो पहली भुजा में कोण तक चले तो बी से ए तक चले, तो दूसरे में ई से डी तक चले, तो हमने लिखा बी ए बटा ई डी। बी से ए तक चले और ई से डी तक चले तो बी ए बटा ई डी बराबर किसके होगा, दूसरी भुजा जो इस कोण को बना रही है यानी कि ए सी, और यहाँ पे कोण डी को कौन सी बना रही है, डी एफ, बराबर होगा ए सी बटा डी एफ के। ठीक है, अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब हम समरूपता का क्रम क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो आपका कोण है इसको हम बीच में लिखेंगे, तो ए को बीच में लिखा बाईं तरफ, दाईं तरफ डी को बीच में लिखा। ठीक है, अब जो हमने भुजाओं का अनुपात लिया था जो इस कोण को बना रही हैं, तो कैसा अनुपात कैसे लिखा था भुजाओं को कि जो है कोण हमेशा पहली भुजा पे खत्म हो, मतलब पहली भुजा कोण पे खत्म हो और दूसरी भुजा कोण से शुरू हो। ठीक है, तो हमने बी से चले ए तक तो पहली भुजा कोण पे खत्म हुई बी ए। ठीक है, और बटे में भी दूसरे त्रिभुज में पहली भुजा कोण पे खत्म हो तो हमने लिया ई डी, तो बी ए बटा ई डी बराबर। ठीक है, अब दूसरी भुजा कोण से शुरू हो तो ए से शुरू हुई तो ए सी,
दूसरे त्रिभुज में भी हमने वैसे ही लिखेंगे, कौन से शुरू हो तो डी से शुरू हो एफ पे चले गए, ठीक है। अब आप देखिए बी से गए ए और ए से गए सी पर, तो बी ए सी वही क्रम मिल रहा है। नीचे भी देखिए ई से चले डी पर और डी से गए एफ पर, तो ई डी एफ, ठीक है। तो इस तरह से इसके क्रम को लिखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये किताब से जनरली समझ में नहीं आता है हमको, ठीक है, लेकिन ये क्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रम क्या होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे सी ए बी समरूप होगा ई डी एफ के, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। कौन हमेशा बीच में लिखेंगे आप, ठीक है। और पहली भुजा जो है कौन पे खत्म होगी, ऊपर नीचे, और दूसरी भुजा कौन से शुरू होगी, ठीक है। फिर आप क्रम को आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, देखो भुजा कौन भुजा है, ठीक है। भुजा कौन भुजा ये हमने सर्वांग समता में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की क्या कसौटी कहा जाता है, एस ए एस, भुजा कौन भुजा, साइड एंगल साइड कसौटी कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, और उनके बीच में जो कोण बन रहा है, ठीक है, उन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो बराबर है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात बराबर है भुजाओं का और उन दो भुजाओं से बनने वाले कोण बराबर है, तो इसे त्रिभुजों की समरूपता की एस कसौटी भी कहा जाता है। प्रमेय 6.6 प्रमेय 6.6 कहती है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इस प्रमेय में हमें दे रखा है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो हम मान लेते हैं पहला त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ये हमें प्रमेय में दे रखा है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात और पूरे का वर्ग, ठीक है। तो देखिए ए बी और पी क्यू ये संगत भुजाएं हैं, ठीक है, तो इनके अनुपात का वर्ग, या फिर बी सी और क्यू आर संगत भुजाएं इनके अनुपात का वर्ग, या फिर ए सी और पी आर जो है वो संगत भुजाएं हैं तो इनका अनुपात का वर्ग, ठीक है। अब इसको समझिए कि यहाँ पे बिना चित्र को देखे, बिना आकृति को देखे हम कैसे लिखेंगे। देखो पहला दूसरा अक्षर लिया पहले त्रिभुज में ए बी, तो बटे में दूसरे त्रिभुज का पहला दूसरा अक्षर लिया यानी कि पी क्यू, इन दोनों का वर्ग कर लेंगे अनुपात का, या फिर दूसरा तीसरा अक्षर लेंगे बाईं तरफ बी सी, तो बटे में दूसरे त्रिभुज का दूसरा तीसरा अक्षर लेंगे यानी कि क्यू आर, ठीक है। तो इस ये अनुपात का वर्ग कर लेंगे, या फिर पहला तीसरा अक्षर ले लो ए सी, तो दाईं तरफ भी पहला तीसरा अक्षर लेंगे वो होगा पी आर, तो ए सी बटा पी आर इसका वर्ग होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल, यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। प्रमेय 6.7 प्रमेय 6.7 क्या कहती है दोस्तों, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, ठीक है। हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया एबीसी, इसमें बी हमारा जो है वो 90 डिग्री का कोण है, यानी कि कोण भी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज के ए समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो कर्ण क्या होगा ए सी, तो शीर्ष बी से ए सी पर लंब डाला, तो बी डी एक लंब डाला हमने ए सी पर, ठीक है। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो बी डी हमने लंब डाल दिया ए सी पर, ठीक है, लंब डाला बी डी ए सी पर, तो मतलब कि डी के दोनों तरफ के कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या है कि जो दो त्रिभुज बन गए लंब डालने से, पहले ए बी सी एक त्रिभुज था, लंब डालने से ये दो भागों में विभाजित हो गया, तो जो दोनों त्रिभुज बनेंगे वो दोनों त्रिभुज जो पहले त्रिभुज था एबीसी बड़ा त्रिभुज उसके समरूप होंगे, और ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे, परंतु इनका क्रम समझ लेते हैं कि किस क्रम में समरूप होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये जो लाल वाला त्रिभुज है जो बना है बाईं तरफ, ठीक है, ये बड़े त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है। लेकिन क्रम हम कुछ भी नहीं लिख सकते ना, क्रम हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए ये जो लाल वाला त्रिभुज है बाईं तरफ वाला और जो पूरा त्रिभुज है उसमें कौन सा कोण कॉमन है, कोण ए, ठीक है। तो दोनों में ए सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर दोनों में जो 90 डिग्री का कोण है उसको लिख देंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए छोटे त्रिभुज एडीबी में कोण डी जो है 90 डिग्री का है, तो डी को लिख दिया बीच में, और बड़े त्रिभुज एबीसी में 90 डिग्री का कौन सा है, बी, तो बी को लिख दिया। अब जिसका जो अक्षर बच गया वो लिख देंगे, तो देखिए छोटे त्रिभुज में क्या बच गया एडीबी में बी, तो बी लिख दिया, त्रिभुज एबीसी में क्या बच गया सी, तो लिख दिया सी, ठीक है। तो इस तरह से ये समरूप होंगे, ये क्रम आपको ध्यान रखना होगा। अब दूसरा त्रिभुज जो है जो दाईं तरफ बना जिसको हमने हरे रंग से दिखाया,
ठीक है, ये भी बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। अब क्रम की बात कर लेते हैं तो इसमें भी वैसा ही होगा। ये जो दाईं तरफ वाला त्रिभुज है, ठीक है, इसमें और बड़े त्रिभुज में कोण सी कॉमन है, तो सी को हमने दोनों तरफ पहले लिख दिया। ठीक है, फिर दोनों के 90 डिग्री वाले कोण के अक्षर को लिखेंगे। तो त्रिभुज CDB जो दाईं तरफ वाला हरा त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री का कोण कौन सा है, डी, तो लिख दिया डी। ठीक है, और बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कौन सा है, बी, तो लिख दिया बी। अब जो अक्षर बच गया उसको लिख देंगे। ठीक है, तो छोटे त्रिभुज में सी हो गया, डी हो गया, क्या बच गया, बी, तो बी लिख दिया। बड़े त्रिभुज में सी हो गया, बी हो गया, क्या बच गया, ए, तो ए लिख दिया। तो इस क्रम में ये समरूप होंगे, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और क्या कहती है ये प्रमेय कि ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं दोनों तरफ, ये भी आपस में समरूप होंगे। ठीक है, अब इनका क्रम क्या होगा, देखिए, त्रिभुज ADB कह लें या ABD कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज CDB कह लें या CBD कह लें, ठीक है, पर समरूपता के क्रम के लिए क्या करना होगा, देखो दोनों में एक अक्षर कॉमन आ रहा है, बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले त्रिभुज में बी को पहले लिख देते हैं। ठीक है, अगर पहले त्रिभुज में कॉमन अक्षर को पहले लिखा है तो दूसरे त्रिभुज में उसको सबसे अंत में लिखेंगे। ठीक है, तो बी को यहाँ पहले लिखा और दूसरे में अंत में लिखा। ठीक है, अब दोनों के 90 डिग्री वाला कोण, अब यहाँ पे दोनों में 90 डिग्री के कोण वाला शीर्ष कौन सा, डी है दोनों में, तो दोनों में मध्य में डी लिख दिया। ठीक है, अब पहले त्रिभुज में बी लिख दिया, डी लिख दिया, क्या बच गया, ए, तो ए लिख दिया। दूसरे त्रिभुज में जो है हमने बी को अंत में लिखा और डी को बीच में लिखा, तो पहला अक्षर क्या बच गया, सी, तो लिख दिया हमने सी। ठीक है, तो इस क्रम में ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो ये क्रम बहुत आवश्यक था आपको समझने के लिए। प्रमेय 6.8, प्रमेय 6.8 दोस्तों, इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं हम, जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में जो है समकोण या 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हो गया यहाँ पर AC। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AC, तो AC का वर्ग किसके बराबर होगा, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो त्रिभुज की शेष दो भुजाएं कौन सी, AB और BC, यानी कि AB का वर्ग धन BC का वर्ग होगा। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो AC का वर्ग आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। यही दोस्तों हमारी पाइथागोरस प्रमेय भी है। अंतिम प्रमेय है दोस्तों इस अध्याय की, प्रमेय 6.9। प्रमेय 6.9 को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, इस प्रमेय के हिसाब से हमें दिया गया है कि एक भुजा का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर है त्रिभुज की शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। शेष दो भुजाएं कौन सी, AB और BC, तो AB का वर्ग धन BC के वर्ग इसके बराबर है AC का वर्ग। अगर ऐसा है तो जो पहली भुजा है यानी कि AC उसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण B कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। दोस्तों ये सारी प्रमेय हमने हमारे अलग से वीडियो में सिद्ध करके दिखाई गई हैं। ठीक है, तो आप हमारी प्रमेय के वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।